तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग बच्चों साउंड कैसे ट्रेवल कैसे प्रोपोगेट करता है इसके बारे में बात कर रहे थे। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, जैसे कि प्रूव हुआ था कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आपको समझाया गया था कि साउंड जब प्रोपोगेट होता है तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को क्लोजर ले आता है, प्रेशर ज्यादा ले कर देता है और रीजन जो क्रिएट हो जाता है उसे कहते हैं कंप्रेशन। और जब वापस से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। फिर आपको बताया गया था दो टाइप की वेव्स, एक आपकी लॉन्गिट्यूडिनल और एक आपकी ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप जिस हेडिंग में पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। हेडिंग बनाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स of a sound wave, characteristics of a sound wave। सबसे पहले जो कर्व जो ग्राफ मैंने बच्चों बनाया है वो आप लोगों को बनाना है। ये ग्राफ मैंने डेंसिटी या प्रेशर, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में डी और पी लिखा हुआ है। डी का मतलब है डेंसिटी, पी का मतलब है प्रेशर। ये ग्राफ आप डेंसिटी या प्रेशर में से किसी एक के साथ और डिस्टेंस के बीच में रख सकते हैं। साउंड वेव जैसा आपको पता है जब ट्रेवल करती है तो सबसे पहले हाई रीजन क्रिएट होता है कंप्रेशन। तो आप देखेंगे कर्व मैंने ऊपर से शुरू किया है, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है पार्टिकल जो है अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो प्रेशर क्या होने लगता है, कम। तो प्रेशर कम होने लगा, होते 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 प्रेशर मिनिमम वैल्यू पर पहुंच गया। अब पार्टिकल फिर से जो होगा वो क्या करता है, वो कंप्रेशन क्रिएट करता है तो प्रेशर फिर से ऊपर जाता है। तो ऐसे प्रेशर बढ़ता है घटता है फिर वापस बढ़ता है घटता है। तो इस तरीके से जो ऊपर जो कर्व है मीन पोजीशन से वो तो सब सारे कर्व कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जितने भी नीचे कर्व हैं वो सारे के सारे रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन पोजीशन से जो ऊपर वाले कर्व जो कंप्रेशन के कर्व्स हैं इन्हें कहते हैं क्रेस्ट, और जितने भी मीन पोजीशन से नीचे वाले कर्व्स हैं रेयरफेक्शन के इन्हें बोलते हैं ट्रफ। तो एक बार बच्चों आप लोग पहले इस कर्व को, इस ग्राफ को आप एक बार बना लो। डिस्टेंस के नीचे जो लिखा है वो एक सिंबल है लैम्बडा। इस सिंबल को लैम्बडा बोलते हैं। वेवलेंथ जो है उसके लिए यूज में लिया जाता है लैम्बडा। लैम्बडा वेवलेंथ क्या है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले ट्रफ या कोई भी दो कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी में आने वाले क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, या तो दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो, या जो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वेवलेंथ लैम्बडा से। साथ में आप कर्व में ए, कैपिटल ए भी आप देख रहे होंगे। इस ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये आप देखेंगे एम्पलीट्यूड जो है जब वाइब्रेशन हो रहा है तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर वाइब्रेट कर रहा है। जितना ज्यादा पार्टिकल दूर होगा एम्पलीट्यूड जो है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। हाँ जी बच्चों, तो साउंड की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिखने जा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का सिंबल देखिए, कुछ कुछ वी, स्मॉल वी जैसा है पर वी नहीं है, थोड़ा कर्व, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, थोड़ा सा घुमावदार है। इस सिंबल को बोलते हैं न्यू। इस सिंबल को कहा जाता है न्यू। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है कि एक यूनिट टाइम में, जैसे मान लो 1 सेकंड की बात करूं, तो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। मान लो एक मॉस्किटो है जो कि अपने विंग्स को, अपने पंखों को 1 सेकंड में 100 बार फड़फड़ाता है, तो मतलब उसने 100 ऑसिलेशन किए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी 100/1। मान लो वही मॉस्किटो 10 सेकेंड्स के अंदर 500 टाइम्स क्या करता है, अपने विंग्स को मूव करता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो कितने हुए, 500 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 10, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, लिखिएगा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन, the number of vibrations or oscillations per unit, per unit time, the number of vibrations or oscillations per unit time is known as frequency, is known as frequency। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो, न्यू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टोटल टाइम। बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है फॉर्मूला, न्यू का फॉर्मूला लिखो, न्यू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो होती है हर्ट्ज, HERTZ। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, जिसका सिंबल है HZ, कैपिटल H और स्मॉल z, HZ, हर्ट्ज। इसके अलावा बच्चों फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं। पहले आप टाइम पीरियड को समझो। टाइम पीरियड क्या है, एक पूरा वाइब्रेशन होने में जितना भी समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स कॉमा, frequency is reciprocal of time period, frequency is reciprocal of time period। यही ब्रैकेट में टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख दो आप लोग, ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखो टाइम पीरियड की, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। एक पूरे वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी समय लगा उसे ही हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1/T। न्यू का एक फॉर्मूला हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1/T, और यहां से इसकी यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -1। ये सेकंड इनवर्स ही हर्ट्ज कहलाता है, सेकंड इनवर्स इक्वल टू हर्ट्ज। v इक्वल टू 1/T नहीं है, न्यू इक्वल टू 1/T, ये फॉर्मूला है। कैपिटल टी मत रखना, तुम्हारी बुक में कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी समझाई,
ये हमारे साउंड की श्रिलनेस या पिच, मतलब है साउंड कितना पतला होगा। जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स का जो वॉइस है वो पतला होता है और बॉयज का जो है वो हार्श होता है, भारी होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गर्ल्स के साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बॉयज के साउंड के कंपैरिजन में, पर बॉयज का साउंड का लाउडनेस ज्यादा होता है गर्ल्स के साउंड के कंपैरिजन। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड मेजर, MEASURE measure the shrillness or pitch, the shrillness or pitch of a sound, pitch of a sound। मतलब जितने ज्यादा ऑसिलेशन होंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। राइट साइड में सबसे ऊपर बोर्ड पर आपको ग्रीन मार्कर से क्वेश्चन 1 दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं ए और बी। आपको देख के ये कमेंट करना है कि ए और बी में से किस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब बताया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। किस ग्राफ में आपको ज्यादा ऑसिलेशंस नजर आ रहे हैं? ठीक है कृष्णा भाई, ऑसिलेशन क्या है? ऊपर से नीचे जाकर के फिर से ऊपर पहुंच जाना, ये एक ऑसिलेशन है। तो तुम्हें किस में ज्यादा नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ग्राफ ए के अंदर। तो क्वेश्चन के तौर पर आप ये ए और बी बना लीजिए और ग्राफ ए के नीचे लिख देना हायर फ्रीक्वेंसी और ग्राफ बी के नीचे लोअर फ्रीक्वेंसी। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लेता कि भाई किस साउंड की पिच ज्यादा होगी तो आपका आंसर ए होता। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम बनाना, हाइट जो है वो दोनों की सेम बनाना। ठीक है, साउंड की दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ये प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड क्या है? वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दिखाता है अपनी मीन पोजीशन से। लिखिएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय विच, the maximum displacement by which any vibrating object is displaced from its mean position, is called amplitude। एम्पलीट्यूड जो है वो साउंड की लाउडनेस को मेजर करता है। लिख दीजिएगा, एम्पलीट्यूड मेजर्स लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाया है जिसमें वापस 2 ग्राफ मैंने बनाए हैं ए और बी। आपको ये कमेंट करना है इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जो कि सॉफ्ट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है
और कौन सा साउंड है जो कि लाउड साउंड को रिप्रेजेंट करता है? एक ही है, दो ही तो ऑप्शन है। बिल्कुल कृष्णव का जवाब सही है। ए तो है, वो लाउड साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दूर तक हो रहा है, कर्व जो है वो ज्यादा ऊंचा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। बी का एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका मतलब वो सॉफ्ट साउंड होगा। एग्जाम्पल बना लो, ये दोनों कर्व बना लो। ए के नीचे लिख देना लाउडर और बी के नीचे सॉफ्टर। कर्व बनाना है। तो एक तो बर्ड की सिंगिंग, चिड़िया जो कूकू कर रही है, और एक लायन की रोर जो दहाड़ है। इन दोनों में अगर तुम्हें अंतर बताना हो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, तो वो अंतर क्या होगा? बर्ड सिंगिंग एंड लायंस रोर, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिफरेंस बताना हो तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? हाँ जी बताइए, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एक चिड़िया के चहचहाने की या एक शेर के दहाड़ने की? बर्ड्स सिंगिंग और लायंस रोर। ठीक है, कृष्ण का जवाब सही है। एक चिड़िया के चहचहाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पतली आवाज होती है ना। और एम्पलीट्यूड या लाउडनेस किसका ज्यादा होगा? एम्पलीट्यूड या ज्यादा लाउड साउंड जो है वो कौन होगा? लायंस रोर। एग्जांपल डाल देना। और बर्ड्स सिंगिंग हैव हायर फ्रीक्वेंसी, birds singing has higher frequency, while a lion's roar, R-O-A-R, a lion's roar has higher amplitude and loudness. Amplitude and loudness. अगली प्रॉपर्टी तो नहीं है, पर ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन है वेवलेंथ, लैम्बडा। वेवलेंथ लैम्बडा लिखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive, the distance between two consecutive waves, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड वेवलेंथ। इज कॉल्ड वेवलेंथ। हाँ जी बच्चों, अगली जो प्रॉपर्टी है साउंड की वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर आप बुक्स के पन्ने पलट रहे हो तो आपको ये हेडिंग ऐसी कुछ दिखाई नहीं देगी, पर आपकी बुक में ये सारी चीजें हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया से,
कितनी ज्यादा साउंड वेव्स पास हो रही हैं। सीधी सी बात है, आप जितना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे साउंड वेव भी उतनी ही ज्यादा पास होंगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन लिखिएगा, द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू, साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया पर सेकेंड, यूनिट एरिया per second is called intensity of sound. Unit area per second is called intensity of sound. जैसे कि मान लो मैं अभी बोल रहा हूं नॉर्मली, पर अभी मेरे घर पे या फिर मेरे रूम में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, तो मेरे साउंड में से और कंस्ट्रक्शन के साउंड में से किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? खड़खड़ाहट की, खटखट की आवाज आ रही हो, चीजें गिर रही हो, कंस्ट्रक्शन की। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वही साउंड आपको क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगली जो प्रॉपर्टी है साउंड वेव की वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। देखो क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है। मान लो एक तो मेरी आवाज है और एक आपके श्री अमिताभ बच्चन की आवाज है। हम दोनों के साउंड का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, दोनों के साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, और आपको आपकी आंखें बंद करके हम दोनों की आवाज सुनाई दे, तो क्या आप दोनों की वॉइस को पहचान सकते हो कि ये अमिताभ बच्चन की है और ये धीरज सर की है? हम दोनों लाउडनेस सेम हो, जिस तरीके जितनी वॉइस में मैं बात कर रहा हूं उतनी ही वॉइस में श्री अमिताभ बच्चन अगर बात करें, तो क्या आप आंख बंद करके पहचान सकते हैं कि ये धीरज सर की आवाज है और ये अमिताभ बच्चन की? पहचान सकते हो ना? तो भले एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, पर इसके बावजूद अगर दो वॉइस या दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस पहचाना जा सकता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड by which it can be differentiated, by which it can be differentiated from any other sound, from any other sound having same frequency and loudness is called quality of sound, quality of sound। लास्ट जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है वो है स्पीड ऑफ अ साउंड, स्पीड ऑफ अ साउंड। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यहां स्पीड ऑफ अ साउंड का मतलब डिस्टेंस से है। डिस्टेंस का मतलब यहां है बच्चों वेवलेंथ। तो वेवलेंथ पर यूनिट टाइम को कहा जाता है स्पीड ऑफ साउंड। लिखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज, स्पीड ऑफ साउंड is defined as the distance
which a point on which a point on a wave which a point on a wave such as compression or rarefaction. Compression or rarefaction, comma, travels per unit time. Travels per unit time is called अच्छा इज कॉल्ड तो हमने पहले किया ना, सॉरी, बस पर यूनिट टाइम, फुल स्टॉप. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड या वेलोसिटी, यहां मैं स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी. इसी लैम्डा अपॉन टी को मैं लिख सकता हूं 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, और 1/t किसका फॉर्मूला होता है? 1/t है फ्रीक्वेंसी न्यू. तो लास्ट में फॉर्मूला मेरे पास में क्या आएगा? वेलोसिटी v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ मतलब लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा. ये फॉर्मूला डिराइव कर दो बच्चों पूरा. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहीं से शुरुआत करनी है, और v इक्वल टू न्यू लैम्डा तक आपको लिखना है. ध्यान रहे, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लैम्डा की यूनिट मीटर में होनी चाहिए. चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन लिखो. अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ साउंड वेव of frequency 2 kilohertz, 2 kilohertz have a wavelength of 35 centimeter, wavelength of 35 centimeter, full stop. How long will it take to travel? How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर. देखो भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से तुम निकालोगे लास्ट में, जिसमें डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, जिसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पर इसके लिए आपको स्पीड वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलेगा टाइम. तो ये वेलोसिटी आप पता करेंगे जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको दे रखा है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा. बस ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होनी चाहिए जो कि यहाँ किलो हर्ट्स में है, वेवलेंथ मीटर में होनी चाहिए जो यहाँ सेंटीमीटर में है. सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, उसके बाद में टाइम. चलिए करिए क्वेश्चन. पहले वेलोसिटी निकालो v इक्वल टू न्यू लैम्डा से. यूनिट्स को कन्वर्ट जरूर कर लेना. फ्रीक्वेंसी जो किलो हर्ट्स है उसको हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वेवलेंथ जो सेंटीमीटर में है उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा.
बच्चों अपने आंसर को कमेंट करो जल्दी। भाई फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्स हो गई, वेवलेंथ 0.35 मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, तो कृष्ण ने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है लास्ट वाला। बाकी वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकंड आएगी। उसके बाद में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस आपको 1500 मीटर रखना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और स्पीड आपको 700 रखनी है, मतलब 1500 अपॉन 700। आंसर आपका आएगा 2.1 सेकेंड्स। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 166। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है नोट्स में। थर्ड क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है, सीधा सीधा है। वेवलेंथ पता कीजिए अगर फ्रीक्वेंसी और स्पीड वेलोसिटी आपको दे दी है। चलिए जल्दी से कीजिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा सीधा 440/220 डिवाइड हो रहे हैं, सीधे सीधे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। आंसर आएगा आपका 2 मीटर। वेवलेंथ आएगा बच्चों 2 मीटर। इसी यहीं पर जो इंटेक्स का फोर्थ क्वेश्चन है उसको कीजिए बच्चों। आपको हर्ट्स 500 हर्ट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, और डिस्टेंस दे दिया गया है 450 मीटर। डिस्टेंस दे दिया गया है बच्चों 450 मीटर। आपको पता लगाना है कितना समय लग रहा होगा दो कंटिन्यूअस कंप्रेशंस के बीच में। फ्रीक्वेंसी आपको पता है। इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज की कमी है, सॉरी कमी क्या है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे दी गई है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस का यहाँ कोई रोल नहीं है। आपसे टाइम पीरियड पूछा है जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T। 1/T, सीधा सीधा। तो ये 450 मीटर जो है आपके किसी काम नहीं आने वाला। सीधा फ्रीक्वेंसी से आप टाइम पीरियड निकाल दीजिए जल्दी। कृष्णव, ये टन नहीं है, ये टोन है, टोन। जैसे रिंग टोन होती है ना, वैसे। 500 सेकेंड, 500 सेकेंड तो बेटा 1/500 करना है तुम्हें। अरे भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T है, तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/500 करना है आप लोगों को।
अरे बेटा कृष्णा 1/500 करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। आंसर 1/500 लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्व करो इसको। 0.002 सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। 0.002 सेकेंड, कृष्णम का जवाब सही है। हाँ जी आदित्य, बिल्कुल 0.002 सेकेंड। इसी पेज 166 पर एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक अंतर तो बच्चों यही हो जाएगा जो इनकी डेफिनेशंस आपको लिखवाई गई है। दूसरा अंतर ये हो सकता है कि लाउडनेस जो है वो हमारे ईयर्स का रेस्पॉन्स है। जैसे होता है ना कि बुढ़ापे में ऊंचा सुनने लगता है इंसान, तो हमारे ईयर का रेस्पॉन्स है क्या, लाउडनेस। और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो बताता है साउंड एनर्जी का अमाउंट, कि कितने अमाउंट की साउंड एनर्जी आप तक पहुंच रही है। इसके अलावा लाउडनेस को एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता कि साउंड कितना ज्यादा लाउड है कितना कम है, पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है। ठीक है, बुक में तुम एक हेडिंग देख रहे हो, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। आपको ये चीज पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा जो स्पीड है साउंड की वो किस मीडियम में होती है। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस मीडियम में होती है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, सॉलिड्स में होती है। बस एक चीज जो इसमें आप लोग जान सकते हैं वो ये कि जो साउंड की स्पीड है ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स जो हैं उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ता है कि पार्टिकल कितना वाइब्रेट करेगा। जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, सीधी सी बात है, साउंड एनर्जी उतनी ही ज्यादा आगे प्रोपोगेट होगी, पास की जाएगी। तो इस टॉपिक में आपको और कोई खास चीज जाननी नहीं है, तो ये जो चीज मैंने आप बताई इसको आप बस एक नोट बना करके लिख दीजिए। एक नोट लिख दो, साउंड ट्रेवल्स, साउंड ट्रेवल्स with maximum rate in solids and the speed of sound changes with temperature, for a particular medium, for a particular medium due to change in vibrational energy of particles, change in vibrational energy of particles. तो चलिए बच्चों, हम लोग आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।